हे गाइज 8 अगस्त 1942 मुंबई के गोहालिका टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस सारे लीडर्स इकट्ठे होते हैं एक संघर्ष का ऐलान करने के लिए ता में बैठी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हजारों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी जी एक अपना ऐतिहासिक स्पीच देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अब अपने आप को आजाद समझे, ये चाहिए पूरी तरीके से आजादी। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और सांसों में याद रखना। और ये मंत्र है डू और डाई। या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे। इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। तरीके से दोस्तों शुरुआत होती है क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। इस सरकार इसके बारे में जानती थी और तो और गाइस कुछ महीने पहले से ही इस सरकार की गवर्नमेंट इस पे पहले से ही काम कर रही थी, वो भी पूरे 3 स्टेजेस पे। द स्टेज नंबर 1 प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए। पूरे मीडिया पूरे न्यूज़पेपर पे ऐसी खबर बनाई जाए कि कोई भी खबर इसको छाप ही ना पाए इस पूरे आंदोलन के बारे में। कांग्रेस के दफ्तरों पर रेड मारकर उनके सारे फंड को सीज कर लेना, सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3 मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर का यूज करना और तो और गाइस कांग्रेस को एंटी नेशनल घोषित कर देना। और इस तरीके से मूवमेंट को शुरू होने से ही पहले इसको खत्म कर देते हैं। अगला दिन 9 अगस्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में दिया जाता है। अगले कई साल तक ये लीडर्स आखिर बाहर नहीं आने वाले थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि इस मूवमेंट को आखिर आगे कैसे बढ़ाया जाए। गाइज आइए चलिए समझते हैं इस वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरे गहराई से। सो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवमेंट के शुरू होने से पहले की 2 साल पहले की बात है, 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश राज ने वाइस रॉय लिनिथ ग्रो को ऑफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। इसको की नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें इन्होंने क्या कहा, चलिए आइए पढ़ते हैं। कि इन्होंने कहा था कि हम इंडियन की रिप्रेजेंटेशंस बढ़ाएंगे ब्रिटिश की सरकार में। चल गाइज पहले तो मैं आपको इसके पीछे की रियलिटी बताता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। गाइज देखिए उस समय क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक सबको सक्सेसफुली इन्वेड किया जा रहा था और ब्रिटेन उसके सामने इकलौती कंट्री खड़ी थी। और गाइज यूके में ब्रिटिश को हेल्प की बहुत ही जरूरत थी। हालांकि गाइज इंडियन सोल्जर्स पहले से ही ब्रिटिश सरकार के मतलब की साइड से लड़ रहे थे, बट उनको और भी सोल्जर्स की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग इंडियंस को मनाने के लिए ये ऑफर उनको देते हैं। बट गाइज बात यहाँ पे क्या थी कि इंडियन मतलब की कांग्रेस ने ये ठान लिया था कि वो छोटे मोटे ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए। गाइज देखिए यहाँ पे इंडिया की डिमांड क्या थी कि वो चाहते थे कि मतलब वो ये सोचते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार ये चाहते है कि हम उनके साथ वार में कोऑपरेट करें तो उनको पूरी तरीके से इंडिया को फ्रीडम देना होगा। गाइज यहाँ पे हमारा अगस्त ऑफर फेल रहता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक और डेलीगेशन भेजी जाती है। इसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि गाइज उस समय क्रिप्स उसको मतलब कि लीड कर रहे थे। देखिए होता क्या है कि जो भी क्रिप्स मिशन में इंडियन को ऑफर दिया जाता है वो उनके फुल फ्रीडम का नहीं होता, बल्कि उसमें डोमिनियन स्टेटस का उनको ऑफर दिया जाता है। तो थोड़ा गाइज बेटर ऑफर था पिछले वाले से, बट गाइज ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटेन के इस ऑफर को इंडिया फिर से रिजेक्ट कर देता है। देखिए क्या होता है कि कुछ समय बाद 14 जुलाई 1942 में वार्धा मीटिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का एक अच्छा खासा प्लान बनाया जाता है। कुछ हमारे टॉप लीडर्स रहते हैं जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण और भी गाइज बहुत से लोग थे जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद यानी कि 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन लॉर्ड एमरी काउंट क्रैनबर्न को एक चिट्ठी लिखते हैं। उनमें ये बताते हैं कि वार्धा मीटिंग में जो इन लोगों ने प्लान बनाया है वो कांग्रेस को 7 अगस्त के दिन इसको मतलब कि इम्पेरियलाइज्ड किया जाएगा। उसमें एक मास मूवमेंट मतलब कि लॉन्च किया जाएगा जो कि हमारे ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक सीधा सा चैलेंज होगा। हमें कड़ी से कड़ी डिसीजन लेना चाहिए। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि if necessary and we have to complete therefore the probable arrest of Gandhi and the member of the working committee।
गाइज ये भी लिखा जाता है कि कुछ लीडर्स को तो अफ्रीका हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर देते हैं, जिससे कि ये हमारा जो इनका मूवमेंट है वो शुरू ही ना हो पाए। गाइज यहाँ पे एक 3 स्टेज प्लान मतलब कि शुरू किया जाता है इस पूरे मूवमेंट को खत्म करने के लिए। गाइज ये वही प्लान जो कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था। महात्मा गांधी के एक ऐतिहासिक स्पीच के बाद करीब मतलब कि सुबह फिर 5 बजे गांधी जी और बाकी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में लेके जाया जाता है। सभी लोगों को अरेस्ट करने के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। गाइस उसके बाद फिर इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त मीडिया की हाल देखते हैं। गाइस उस वक्त क्या होता है कि जब हमारे महात्मा गांधी जी के स्पीच देने के बाद एक भी शब्द अलाउड नहीं मतलब कि था कि मीडिया इसको अपने अखबार में प्रिंट कर सकती है। ना ही किसी अखबार में महात्मा गांधी की स्पीच छपी और ना ही कहीं ये भी मतलब कि लिखा गया कि ब्रिटिश सरकार ने मतलब कि कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। गाइज महात्मा गांधी के इन सभी स्टोरी को देशवासियों तक कैसे पहुंचाया जाए, फिर गाइज यहाँ पे हमारी स्टोरी में एंट्री होती है उषा मेहता का। वो अपने कुछ साथियों के साथ एक ट्रांसमीटर ढूंढ के लाती हैं और वो एक अंडरग्राउंड रेडियो का भी वहाँ पे आविष्कार करती हैं। उस रेडियो को गाइज नाम दिया जाता है कांग्रेस रेडियो 42.34। 14 अगस्त का वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत हुई। इस रेडियो के जरिए उन सारी इंफॉर्मेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। अपनी सिचुएशन को मतलब कि हिडन रखने के लिए मतलब कि उषा मेहता कहती थी कि फ्रॉम समवेयर इंडिया, बट गाइज इन एक्चुअली में वो मुंबई से बोला करती थी। इस सरकार को इस अंडरग्राउंड रेडियो का सोर्स ढूंढने में करीबन 3 महीना लगा, लेकिन तब तक देश के लिए जागरूक हो चुके थे। धीरे धीरे इस मतलब कि अंडरग्राउंड रेडियो को एंटी अंडरग्राउंड रेडियो बोला गया। फाइनली जाकर 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने उषा मेहता को अरेस्ट कर लिया। इस सारी इक्विपमेंट को सीज कर लिया जाता है और ये सब होने के बाद भी उनको 6 महीने तक अपने कस्टडी में रखा जाता है। उसके बावजूद भी वो अपना मुंह नहीं खोलती हैं। इस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई, उस वक्त हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपने आजाद हिंद रेडियो की तरफ मदद से। जैसे ही इस पूरे मूवमेंट की खबर नेताजी को लगती है, वो अपने दोस्त एशियन नंबियार से कहा कि अब वो समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। जबकि नेताजी के और गांधी जी के तरीके में बहुत ही डिफरेंट था, के बावजूद भी नेताजी पूरी तरीके से सपोर्ट में थे इस पूरे मूवमेंट का। उन्होंने इस मूवमेंट का नाम दिया था नॉन वायलेंट गोरिल्ला। महात्मा गांधी के तो गाइज कुछ शब्दों ने लोगों को इस तरह से इंस्पायर किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वतनगिरी हजरा 72 साल की वो औरत जो कि बंगाल के प्रेसिडेंसी में रह रही थी, 29 सितंबर 1942 ये अपने साथ पूरी एक टीम लेकर अपने उस आंदोलन को इन्होंने भी छेड़ दिया था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वहाँ के पुलिस स्टेशन पे तिरंगा लहराया जाए। के अंदर इतना साहस था कि वो बिना रुके वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। तभी उनपे सामने से 3 गोलियां चला दी जाती हैं। आजादी के 30 साल बाद सन 1977 में हजरा वो पहली क्रांतिकारी बनी जिनका कि कोलकाता में स्टैचू बनाया गया। इस पूरे मूवमेंट में तो 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए थे ब्रिटिश द्वारा। इन क्रांतिकारियों में से तो आप लोगों ने बहुत से नाम सुने ही नहीं होंगे, जैसे कि सुचिता कृपलानी जो कि आगे चल के उत्तर प्रदेश की गाइस चौथी चीफ मिनिस्टर बनती हैं। गाइस दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लीडर थे जिनको कि जेल में डाला गया, बट वो जेल से भागकर अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि हमारे जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया, जो कि अपने साथियों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाग जाने का प्लान बनाते हैं। गाइज 8 नवंबर 1942 दिवाली का दिन, जबकि ज्यादातर गार्ड अपने खुशियां मनाने में थे, दिन गाइज इन्होंने जेल ब्रेक किया और अपने 7 साथियों के साथ ये नेपाल की ओर भाग निकले, जहां पर जाकर इन्होंने आजाद दास्ता की शुरुआत की। सिर्फ लीडर ही नहीं, यहाँ पे तो आम जनता भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से चंदा तक लेकर के भी इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। अपना काम बंद कर देना, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक करना, ये भी एक तरीका है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने का। कुछ जगह पे तो हमको वायलेंस भी देखने को मिला, ब्रिजेस को उड़ाया गया, टेलीफोन के लाइंस को काटा गया और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं की हुई।
यूपी बिहार में थाने को जलाया गया और स्टेशन फूंक दो, ऐसे भी नारे चले थे। गाइज वहाँ पे ब्रिटिश के एक लीडर वो चिट्ठी में लिख कर कहते हैं, आई एम इंगेज्ड हेयर द ओट द विसरी ऑन द 31st अगस्त इन मीटिंग बाई फॉर द मोस्ट सीरियस लेवल सिंस दैट ऑफ 1857। मतलब कि मैं जिस रेवोल्यूशन की यहाँ से डील कर रहा हूँ, मैंने वो रेवोल्यूशन आखिरी बार 1857 में देखा था। अब तो गाइज ये मूवमेंट पूरे देश में एकदम तेजी से फैल रहा था। अब तो गाइज धीरे धीरे वायलेंस भी हो रहा था। कितनों को अरेस्ट करोगे, कितनों को मारोगे, क्योंकि गाइज अब इसमें आम जनता भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। गाइज यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि यहाँ पे महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस आंदोलन को लेके, क्योंकि गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनको वायलेंस देखने को मिला तो उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया था। 1934 में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान फिर से वायलेंस होना शुरू हुआ तो गांधी जी ने उसे भी रोक दिया था। लेकिन फिर जब क्विट इंडिया मूवमेंट में फिर से वायलेंस देखने को मिला तो गांधी जी अब थक चुके थे। 1942 में उन्होंने अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखा था, आई वेटेड एंड वेटेड, मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंस की भी एक तरीके से स्ट्रेंथ आएगी, फौरन लोगों को बाहर फेंकने की, बट अब मुझे लगता है कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने इस वायलेंस का सारा ब्लेम मतलब कि ब्रिटिश के हुकूमत पर डाल दिया। ये सब कुछ होने के बाद फाइनली हमको भारत को एक बहुत ही सक्सेसफुल आज़ादी मिल जाती है, जो कि पूरे दुनिया में मिसाल बनकर रह जाती है। तो गाइज अगर भारत से हो तो ये वीडियो तो लाइक करना आपको बनता ही बनता है। तब तक के लिए गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।